हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 15 जुलाई को हुई सुनवाई। क्या हुआ उस सुनवाई में, क्यों मिली आखिरकार फिर से एक बार डेट, और कौन सी डेट, कमजोर कौन पड़ा, किस केस की हुई चर्चा, किन दलीलों पर बहस हुई और अब कब हो सकती है सुनवाई, मुश्किलें किसके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। निष्पक्ष एवं सटीक विश्लेषण के साथ एक बार फिर से बीएड और डीएड दोनों के लिए हाजिर है आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जो बीएड वर्सेस डीएड का मामला, यहां पर आप देख सकते हैं कि बीएड के वकील और डीएड के वकील दोनों वहां पर मौजूद थे। डीएड की तरफ से मंजीत कालरा जी वहां पर मौजूद थे, वहीं बीएड की तरफ से छत्तीसगढ़ के वकील भी मौजूद थे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्या दलीलें पेश की गई। तो सबसे पहले तो बीएड की तरफ से बार बार मौर्य केस का जिक्र किया गया। इसमें बताया गया कि भाई मौर्य केस जो था उसमें बीएड वालों को लीगल ठहराया गया है एनसीटीए के गाइडलाइन के अनुसार, और आपके ही बेंच के जस्टिस ललित ने इसे क्या ठहराया था, आपका सही ठहराया था। तो आपको भी इस मैटर में भी छत्तीसगढ़ वालों को रियायत देनी चाहिए। इसके ऊपर डीएड की तरफ से काउंटर करते हुए यह कहा गया कि भाई दोनों जो केसेस है उसके जो सिनारियो है बिल्कुल अलग है। जो देवेश शर्मा वाला केस है, जी हां, देवेश शर्मा वाला जो केस है उसमें पूरा पूरा एनसीटी का जो पहलू है वही पूरा का पूरा क्या है, आपका चैलेंज है। इसके अलावा जो दूसरी बात बार बार उठाई जा रही थी वो ये थी कि भाई जो बीएड की जो डिग्री है वो हायर डिग्री है, इसलिए हायर डिग्री होने के कारण इनको मान्यता दी जानी चाहिए प्राइमरी लेवल में पढ़ाए जाने के लिए। जिसका डीएड की तरफ से काउंटर पार्ट यह किया गया कि भाई हायर और लोअर जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर स्वयं जजेस के द्वारा भी यह बोला गया कि भाई डिग्री की यहां पर बात हायर और लोअर की नहीं हो रही है, कौन किसको पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, कौन किसको पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसकी बात की जा रही है। तो यदि लोअर डिग्री से ही काम चल जा रहा है तो हायर डिग्री की बात क्यों की जाए। वैसे भी इसके लिए एक और दलील यह भी पेश की गई कि जो बीएड है वो एक कौशल्यता है, कुशलता की बात है, इसको डिग्री के रूप में कंसिडर ना किया जाए। तो इस प्रकार की बातें भी जो है वो निकल करके सामने आई। फिर एक और बात छत्तीसगढ़ के वकीलों को यह कही गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से कि यदि सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर हाई कोर्ट की तरफ से आपको फैसला दे दिया गया है तो आप हाई कोर्ट के फैसले का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, और यदि आप हाई कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कार्रवाई करना चालू करें। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का किसी प्रकार का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई आप करेंगे, यह बात भी बोली गई। तो यह सब सुन करके बीएड का जो पक्ष है दोस्तों वो थोड़ा सा कमजोर यहां पर नजर आया। अब यहां पर जो छत्तीसगढ़ के वकील हैं उनको एक्चुअली में क्या दलील पेश करनी चाहिए थी और किन मुद्दों पर जिक्र करना चाहिए था, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सिनारियो जो है वो पूरी तरीके से अलग है। यहां पर बात है प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 अगस्त के पहले जिनकी भी नियुक्ति हुई है उनको क्या कर दिया गया है, 8 अप्रैल के जजमेंट में सेव कर दिया गया है, और 11 अगस्त के बाद के सिनारियो वाले को क्या कर दिया गया है, रिस्क में डाला गया है उनकी नौकरी को, अर्थात उनकी नौकरी पूरी तरीके से खतरे में है। तो यहां पर एक बात यह आती है दोस्तों कि अपॉइंटमेंट जो है उसका स्तर सुप्रीम कोर्ट कितना मान रही है इसे देखना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 10 जून से परीक्षाएं शुरू हो गई थी। आपको पता है कि 10 जून को लिखित एग्जाम ले लिया गया था और इसके बाद से पूरा प्रोसेस चालू हो गया था। तो दोस्तों, जो अपॉइंटमेंट होती है, जो नियुक्ति होती है, उसमें केवल आप जो नियुक्ति पत्र देते हैं उसको तो बस इंक्लूड नहीं किया जाता, उसमें इंक्लूड किया जाता है पेपर लिखने से लेकर के आपके नियुक्ति तक के लगे हुए पूरे के पूरे समय को अपॉइंटमेंट कहा जाता है। और चूंकि अपॉइंटमेंट की शुरुआत हो गई थी 10 जून से, तो यहां पर छत्तीसगढ़ वालों को यह क्लियर करवाने की जरूरत है कि आपने 11 अगस्त के पहले की नियुक्ति की जो बात की है, अपॉइंटमेंट की जो बात की है, उसको आप किस लेवल तक लेके जा रहे हैं, पेपर लिखने से लेकर के या फिर नियुक्ति पत्र हाथ में आने से लेकर के। तो ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का है। फिर अंत में होता क्या है, कंक्लूजन में होता क्या है कि यहां पर यह कहा जाता है जजेस के द्वारा कि भाई इस मुद्दे पर पहले भी कई बार चर्चाएं हो चुकी है, तो इस मुद्दे को बार बार उठाने का कोई मतलब यहां पर है नहीं। तो यहां पर जो बीएड के वकील है उनकी तरफ से यह कहा गया कि सर इसके ऊपर लगभग 6 से 7 जो एसएलपी है वो ऑलरेडी पेंडिंग है और जिनकी सुनवाई 28 अगस्त को हो ही रही है। तो इसके लिए भी हमें एक डेट दीजिए। और फाइनली फिर यह किया गया कि इस केस को भी मर्ज कर दिया गया 28 अगस्त की सुनवाई के लिए, जो अगेन होनी है जस्टिस सुधांशु धुलिया जी के बेंच में।
तो ये था दोस्तों कल हुई पूरी की पूरी सुनवाई का विवरण। मुझे यहां पर जैसा कि मुझे लगा कि किसका पक्ष कमजोर रहा, किसका पक्ष मजबूत रहा, वो आपको वीडियो से समझ में आ ही गया होगा। और जैसा कि मैं बोलता हूं दोस्तों कि चाहे बीएड के पक्ष में नतीजा है या डीएड के पक्ष में नतीजा है, नतीजा जल्दी आने की जरूरत है, क्योंकि अभी तीसरे जो आपका जो 2023 की भर्ती उसकी ही कई लिस्ट आनी अभी बाकी है, जो कि मैंने अपने पहले ही चैनल में बताई है कि यह मामला क्लियर होगा तो लिस्ट आएगी, और हो सकता है 2024 की भर्ती भी इसके चलते आगे बढ़े। तो इसका फाइनल रिजल्ट आना जरूरी है, चाहे किसी के भी पक्ष में आए। और इसके अलावा अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। याद रखिएगा दोस्तों, फॉलो करके अगर आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे, मैसेज करेंगे, तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपके इसके ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपको वहां पर देने वाला हूं। और इसके अलावा यहां तक कि आपने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए, जानकारी देखने के लिए, सटीक और निष्पक्ष जानकारी देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।